सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। कन्हैया कुमार, जिन्हें बिहार का लाल कहा जाता है, लेकिन लगातार चुनाव हार रहे हैं और लगातार चुनाव हारने के बाद भी जिस तरीके से राजनीति में उनकी परफॉर्मेंस देख रही जा रही है, लगातार वो गिरता ही जा रहा है। उसके बावजूद कांग्रेस की ओर से उन पे एक बड़ा भरोसा यहां पर जता दिया गया है। एक बार फिर से कांग्रेस ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाल दी है। देखा गया कि किस तरीके से बिहार में जब चुनाव हुए तो बिहार में भी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद भी बिहार चुनाव को जिताने का या फिर कहे कि चुनाव प्रचार का एक बड़ा जिम्मा उनके सिर पे था। हालांकि प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा, लेकिन उसके बावजूद अब केरल में कांग्रेस की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। अब ऐसे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, जिस तरीके से लगातार चुनावी रैली, चाहे चुनाव की बात करें या फिर जिस तरीके से बिहार में उनको जिम्मेदारी दी गई, तमाम जिम्मेदारियों में वो कहीं ना कहीं उतने उत्तीर्ण नजर नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद केरल में अब ये नई जिम्मेदारी। अब बिल्कुल देखिए, सिर्फ केरल ही नहीं, अगर बात करें कन्हैया कुमार, ये वो नाम है जो कांग्रेस के अंदर एक युवा नेता के तौर पे उभरता जा रहा है दिन ब दिन, और कांग्रेस ने एक बार फिर से उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उनके सियासी कद को और बढ़ाया है। देखिए, कन्हैया कुमार जब से कांग्रेस में एक्टिव हुए हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार के खिलाफ हमेशा ही मुखर रहे। लास्ट टाइम अभी बिहार में जब असेंबली इलेक्शंस थे, बिहार के चुनाव थे, उस वक्त भी कन्हैया कुमार को बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी थी। वो लगातार अपने क्षेत्र में थे, बेगूसराय से वो आते हैं बिहार के, और वहाँ पे जाके उन्होंने लगातार कांग्रेस के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, वहाँ पे रैलियाँ की। जब राहुल गांधी खुद बिहार पहुंचे तो उनके साथ भी उनको देखा गया, बट फिर भी बहरहाल अगर हम देखें तो नतीजे जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। लोकसभा चुनाव में भी वो नॉर्थ दिल्ली से लड़े, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, लेकिन वहाँ से भी वो हार गए। उनके सामने अगर हम बात करें नॉर्थ में, तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने जीत दर्ज की। लेकिन लगातार अगर हम देखें तो कांग्रेस में कन्हैया कुमार जब अपना रिपोर्ट कार्ड सही नहीं दे रहे हैं कांग्रेस के आलाकमान को, तो फिर भी उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है? बड़ा क्या सवाल है। इसीलिए क्या इसीलिए कि वो एक युवा नेता के तौर पे उभर रहे हैं? क्या बिहार में वो मजबूत विकल्प के तौर पे हैं विपक्ष में? अगर देखें तो वो लगातार बिहार में भी एनडीए की सरकार को लगातार आड़े हाथों लेते हैं, लगातार उनको कटघरे में लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार को लेकर हो या फिर देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर हो। और ऋतिक, एक वजह शायद ये भी हो सकती है क्योंकि लगातार इस तरीके से विफलताओं के बावजूद भी अगर वो चर्चित बने हुए, तो यहाँ पर एक वजह ये भी है कि लगातार वो बेरोजगारी जैसे मुद्दे हो गए या नौजवानों के जो मुद्दे हो गए, उसको लेकर काफी ज्यादा बातचीत करते हुए नजर आते हैं। शायद ये वजह भी हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। युवाओं के मुद्दों को लगातार कन्हैया कुमार ने उठाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केरल में उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि इस साल केरल सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने आने वाले वक्त में, और इसके लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी जो है वो जमीनी स्तर पर करना शुरू कर दी है। कांग्रेस ने केरल, असम, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। क्योंकि देखिए, वेस्ट बंगाल में भी फेब में इलेक्शंस होने हैं, असम में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, केरल में इलेक्शन है और फिर पुडुचेरी में भी चुनाव होना है। और उसके लिए कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, वहां पे अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। और ऐसे में कन्हैया कुमार को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बिहार के कांग्रेस नेता, एक युवा नेता के तौर पर कन्हैया कुमार को केरल का पर्यवेक्षक कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस के आलाकमान ने ये निर्देश उनको दिया, उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी दी है कि केरल में वो कांग्रेस को जिताएं। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं शकील अहमद खान, उनको पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए पर्यवेक्षक कांग्रेस ने बनाया है। सवाल सबसे बड़ा यही आता है, सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है कि कन्हैया कुमार को केरल का चुनाव पर्यवेक्षक बनाने के पीछे आखिर कांग्रेस का समीकरण क्या है? क्या प्लानिंग है कांग्रेस की? आखिर क्यों कन्हैया कुमार, जो लगातार उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा, वो चुनाव में हारते रहे, कांग्रेस को वो जीत नहीं दर्ज करवा पाए, तब भी उन पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों उन्हें केरल का पर्यवेक्षक बनाया गया? क्या कांग्रेस के पीछे कोई इसके पीछे वो समीकरण बना रही? ये भी सवाल है, क्योंकि देखिए, केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं अंजलि, और 140 सीटों में यहाँ चुनाव 3-4 बाद, यानी अप्रैल मई, 3-4 महीने बाद, यानी अप्रैल मई में हो सकते हैं। केरल के साथ बाकी 4 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने की संभावना है। और ऐसे में अगर हम देखें तो कांग्रेस ने केरल के विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान के भी कांग्रेस नेता, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं राजस्थान के, सचिन पायलट, कर्नाटक के मंत्री केजे जॉर्ज, राज्यसभा के सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी, और कन्हैया कुमार को पार्टी का पर्यवेक्षक बना दिया है। सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और इसलिए उनको ये दायित्व सौंपा जाना बहुत लाजमी था। कन्हैया कुमार को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस ने केरल जैसे राज्य का जिम्मा कैसे सौंप दिया, क्या सोच के सौंपा, जो कि उत्तर भारत से काफी अलग संस्कृति, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कन्हैया की फिर भी पकड़ हो सकती है, बट साउथ इंडिया में कैसे कन्हैया की इतनी पकड़ होगी? क्योंकि कभी भी अगर किसी पर्यवेक्षक को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो यहाँ पर कई चीजें जो है उसके पीछे में सोची समझी हुई एक रणनीति होती है, धार्मिक समीकरण होते हैं, जातिवाद समीकरण होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा समीकरण बैठाया गया है कांग्रेस की ओर से ऋतिक कि कन्हैया कुमार
को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई? नहीं, बिल्कुल देखिए, उत्तर भारत से काफ़ी अलग संस्कृति है दक्षिण की, और फिर भी वहाँ की भाषा हो, चाहे अलग राजनीतिक समीकरण हो, वो वाला राज्य केरल है, और वहाँ पर कन्हैया कुमार को भेजना, उत्तर के एक नेता को दक्षिण भेजना, कांग्रेस के पीछे कोई माइंड गेम लगता है। बहरहाल पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति है उसको लेकर कांग्रेस के समीकरणों को थोड़ा समझने की अगर कोशिश करें तो लगता है कि भले ही केरल के में धार्मिक समीकरण बहुत ज्यादा असर दिखाने वाले नहीं होते, लेकिन फिर भी धर्म आधारित आबादी तो है ही। केरल में हिंदुओं की जो आबादी है अंजलि, वो 1,82,00,000 यानी लगभग 54 से 55% है। मुसलमानों की जनसंख्या करें तो वहां पर करीबन ये 88,70,000 के आसपास, यानी करीबन 26 से 27%। और क्रिश्चियन आबादी देखें तो ये करीबन 18 से 19% के बीच है, और बाकी लोगों की आबादी 0.3% है। और ऐसे में अगर इस धार्मिक आबादी को सामने रखकर देखें तो कर्नाटक सरकार के मंत्री केजे जॉर्ज की नियुक्ति ईसाई आबादी के मद्देनजर, यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने पाले में लाने के लिए केजे जॉर्ज को वहां पर भेजा गया केरल। और केरल की जब भी बात होती है तो यहाँ पर ये भी एक बड़ा सवाल आता है कि केरल में जो हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं लगातार, वो सबसे ज्यादा अपने देश में ज्यादा है। अब इसी को लेकर युवा जो है वहाँ के काफी एक्टिव नजर आते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकती है कांग्रेस की जो रणनीति है उसके पीछे। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं जैसे मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी को मुस्लिम जनसंख्या को साधने के लिए भेजा गया है, ठीक है ना। हर एक धर्म के लिए हर एक नेता को कांग्रेस ने वहाँ पे भेजा है। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ी आबादी उसके बाद हो जाती है हिंदू की। वहां पर सचिन पायलट और कन्हैया कुमार को पर्यवेक्षक बनाकर भेज दिया गया। अब इसके अलावा बिहार के कन्हैया कुमार को केरल भेजे जाने के पीछे धार्मिक समुदाय के समीकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है कि उनका युवा होना, उनका यंग होना, एक यूथ लीडर, और उनके जो पास्ट के जो उनके एक्सपीरियंस हैं वो भी, क्योंकि कन्हैया कुमार छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आए। वो छात्र राजनीति में सक्रिय चेहरा रहे और उसके बाद से वो राजनीति की मुख्य धारा में यानी कांग्रेस के साथ जुड़े और उसके बाद से एक्टिव लीडर बन गए। वो दिल्ली के जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नेता भी रहे। वो विश्वविद्यालय में की वामपंथी छात्र राजनीति से ही चर्चित हुए थे और उन्होंने वामपंथी उम्मीदवार के रूप में ही बिहार में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि कन्हैया कुमार का कुछ समय बाद वामपंथी विचारधारा से बहुत ज्यादा मोह भंग हो गया और फिर वो कांग्रेस में आए। केरल चूंकि लंबे समय से वामपंथी पार्टियों का गढ़ है अंजलि, ये एक बड़ी वजह यहाँ पर और बड़ी रणनीति साफ होते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, इसलिए उनका मुकाबला करने की रणनीति तैयार करने के लिए एक पुराने वामपंथी कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने केरल भेजा है। उन्हें पता है कि वो एक वामपंथी विचारधारा के रह चुके हैं जब वो जेएनयू में थे, शायद उनका वो अनुभव काम आ जाए केरल में, इसीलिए कांग्रेस ने उनको केरल के विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक का जिम्मा दे दिया, ऑब्जर्वर का जिम्मा दे दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज की राजनीति में युवाओं का खास आकर्षण भी है कन्हैया लगातार युवा और ऊर्जावान बातें भी रखते हैं अपनी। कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि वे पर्यवेक्षक के रूप में केरल में कुछ कमाल कांग्रेस के लिए कर सकते हैं। और केरल में दरअसल देखिए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ सत्ता में है। ये केरल का एक प्रमुख वामपंथी राजनीतिक संगठन है और इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, केरल कांग्रेस एम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की केरल इकाई में शामिल है। केरल में इसका प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ है, यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इस गठबंधन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जैकब, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और कुछ बाकी छोटी पार्टियां शामिल हैं। और केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ इस बार सत्ता के लिए बहुत ज्यादा दावेदार माना जा रहा है। लंबे वक्त से वामपंथी सरकार को देख रहे केरल से लोग अब बदलाव चाहते हैं। लेकिन केरल में हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन किया और इस चुनाव ने ये साफ संकेत दिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में केरल जो लोग हैं वो यूडीएफ को जनादेश दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल और प्रियंका गांधी को इस बात का भरोसा है, इसलिए शायद उन्होंने केरल में कन्हैया कुमार को वहां भेजा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के ये लाल कन्हैया कुमार क्या कांग्रेस के लिए कोई कमाल केरल में कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जहां भी जिस राज्य में वो गए हैं कांग्रेस के लिए बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया है। वहां उन्होंने अपनी बात खुले तौर पर मंच पर रखी, लेकिन वहां पर वो अपने प्रतिद्वंदी के आगे हारते ही दिखे। तो ऐसे में देखना होगा कि कन्हैया कुमार को जो एक बार फिर से हार के बावजूद इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो इसको कैसे फुलफिल कर पाएंगे कांग्रेस के पक्ष में। बिल्कुल, तो ये देखना होगा, क्योंकि हालांकि एक तो ये भी कहा जा रहा है कि वामपंथी सरकार लगातार लंबे समय से केरल के लोग देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा बदलाव चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की जो रणनीति है साफ तौर पे एक तरीके से धार्मिक समीकरण को वो साधते हुए नजर आ रही है। दूसरी ओर वो वामपंथी, भले ही वामपंथी से वो शायद अलगाव करना चाहे इस बार, लेकिन वो जानते हैं कि अगर नहीं हुआ तो ये उनका जो वामपंथी अतीत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर फायदा दिला सकता हो। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी की ओर से और प्रियंका गांधी की ओर से ये समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है और बिहार के लाल को केरल में भेजा गया है, तो ये बिहार के लाल क्या कमाल करते हैं। लेकिन तब तक आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।